नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेंद्र सिंह गौतम विरोग आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी शारीरिक समस्याओं के बारे में बताते हैं और उनका उपयुक्त उपचार बताने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेंद्र सिंह गौतम विरोग आयुर्वेदा क्लिनिक एवं पंचकर्म केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्वास रोग में अस्थमा के बारे में, यानी दमा के बारे में। आजकल के बदलते मौसम में गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन वर्क, धूल, घर में किचन वर्क में मानव शरीर में एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण श्वास रोग या दमा बहुत कॉमन बीमारी है। तो आइए जानते हैं कि दमा क्यों होता है, कैसे हो जाता है दमा और उसका इलाज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, दमा एक बहुत ही नॉर्मल बीमारी कह सकते हैं या बहुत ही खतरनाक बीमारी भी कह सकते हैं। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले अपने लंग्स के बारे में समझना होगा कि हमारे लंग्स कैसे होते हैं। तो नॉर्मली लंग्स हमारे एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हमने नहाने का लूफा देखा वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। छोटे छोटे एल्वुलस, एक एक लंग को देखेंगे तो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखता है। मधुमक्खी के छत्ते के समान एक एक अलग अलग एंटिटी होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, यानी कि ऑक्सीजन के एक्सचेंज का काम करता है। यानी कि हमें शरीर में ऑक्सीजन को देना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करना होता है। हमारे शरीर का संबंध श्वास नली से होता है, जो मुंह और नाक से शुरू होती है और गर्दन के रास्ते होते हुए फेफड़े तक जाती है। तो अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन नाक में होता है तो उसे एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, अगर गले में होता है तो उसे फेरेंजाइटिस बोलते हैं, और अगर फेफड़े में होता है तो उसे ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अगर हम लंग्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें, यानी कि श्वास नली और फेफड़ों में जाने के स्ट्रक्चर को देखें, तो ये एक उल्टे पेड़ के आकार का होता है। उल्टे पेड़ के आकार का कैसे कि ये गले से शुरू हुआ, गले से शुरू होकर नीचे जाता है और लंग्स में 2 लंग्स हैं, तो दोनों लंग्स में ये धीरे से डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होकर छोटे छोटे जो एल्वुलस है, यानी कि लंग्स की एक एक यूनिट है, उन यूनिट्स में सारे ब्रोंक्यूल्स खत्म होते हैं। यानी कि एक एक एल्वुलस का एक एक ब्रोंक्यूल अलग से ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। और अगर हम श्वास नली को देखते हैं तो श्वास नली का ऊपरी स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो गले का पार्ट है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, एंड देन जैसे ही हम लंग्स के पास जाते हैं तो ये डिवाइड करता है और छोटे छोटे सॉफ्ट ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। जब कोई एलर्जन या एग्रीवेटिंग फैक्टर, जैसे मौसम का चेंज होना या धुआं या कोई पॉलन ग्रेन होना या परफ्यूम, इसके कारण गले के अंदर जो श्वास नली होती है उसमें सूजन आने लग जाती है। सूजन आने से क्या होता है, सूजन आने से जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर रास्ता कम सकरा होने लग जाता है। रास्ता सकरा होता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन का आवागमन कम हो जाता है। जब कोई एलर्जन या एग्रेवेटिंग फैक्टर ब्रोंक्यूल्स में आता है या ब्रोंक्यूल्स का एक्सपोजर होता है किसी डस्ट वाले स्थान पे, पॉलन वाले स्थान पे, तो ब्रोंक्यूल्स एक सॉफ्ट और डेलिकेट स्ट्रक्चर है। तो उसमें जब भी कोई चीज़ अंदर जाएगी तो इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन बढ़ेगी। सूजन बढ़ेगी तो ब्रोंक्यूल्स या नालियाँ जो होती हैं वो पतली होने लग जाती हैं, क्योंकि वहाँ का स्पेस धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण सांस फूलने लग जाता है और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्यों? एलर्जन को हटाएंगे, सूजन कम हो जाएगी और सांस फूलना ठीक हो जाएगा। अगर यही इन्फ्लेमेशन बार बार होने लग जाता है तो अंदर जो एल्वुलस होते हैं उनके अंदर चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का चेंज होता है, तो उस एलर्जन को बाहर निकालने के लिए कफ या पानी इकट्ठा होने लग जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन प्रभावित होता है और सांस फूलने लगती है। अस्थमा समझने के लिए, अस्थमा बेसिकली 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक एलर्जिक अस्थमा और दूसरा नॉन एलर्जिक अस्थमा। दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो एलर्जिक अस्थमा बेसिकली कम उम्र में होता है, 40 साल से कम उम्र में होगा, फैमिली हिस्ट्री होगी, यानी कि परिवार में किसी को, जैसे किसी को भी हो सकता है, या मदर साइड या फादर साइड, जैसे दादा दादी, नाना नानी या मामा मामी, किसी को भी हो सकता है। एलर्जिक हिस्ट्री होगी, यानी कि
पेशेंट को हमेशा ये बात बताएगा कि मुझे किसी चीज़ से एलर्जी है। जब मैं किसी एक ऐसे ट्रिगर पॉइंट पे जाता हूँ जैसे डस्ट, पॉलन, या कभी कोई किसी ने पेट पाल रखा है तो उसके पास जाने से उसको तेज खांसी आना और दमे की शिकायत हो सकती है। वेदर का प्रभाव यानी कि मौसम बदलना, जब भी मौसम बदलता है तो मौसम बदलने पर क्या होता है, इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उसकी वजह से दमे के अटैक हो सकते हैं। कुछ त्यौहार, तीज त्यौहार जैसे होली, दिवाली, होली में गुलाल उड़ता है, गुलाल से बहुत लोगों को एलर्जी होती है जिसकी वजह से दमे के अटैक हो सकते हैं। या दिवाली में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाती है, जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो कम होने लग जाता है, तब भी लोगों को दमा हो सकता है। दूसरा होता है नॉन एलर्जिक। नॉन एलर्जिक बेसिकली होता है 40 साल के बाद। फैमिली हिस्ट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वीकनेस होगी और ये वेदर पे भी कभी डिपेंड नहीं करता है, यानी कि वेदर पे भी हो सकता है, वेदर चेंज पे इन पे इम्पैक्ट करे या ना करे। सांस कभी भी फूल सकती है और कभी भी ठीक रह सकते हैं। अब जानते हैं कारण क्या होते हैं, अस्थमा होता क्यों है। बेसिकली अस्थमा होने का कारण होता है, अगर एलर्जिक है तो एलर्जिक ट्रिगर्स जैसे पॉलेंस, फूड एलर्जी, अगर किसी को किसी भी प्रकार की एलर्जी है, जैसे फूड एलर्जी हो सकती है, डर्मेटाइटिस हो सकती है। कई बार पेट, डॉग, कैट्स, रैबिट्स लोग पालते हैं, उनके फर से एलर्जी होती है, वहाँ से भी लोगों को अस्थमा हो सकता है। फ्लावर्स के जो पॉलेंस होते हैं उनसे हो सकता है। केमिकल एलर्जी हो सकती है। फीमेल्स में कई बार मेकअप से, किसी प्रकार का मेकअप लगाया उससे भी एलर्जी हो सकती है। मेटलिक एलर्जी हो सकती है। और सेमल कॉटन बहुत कॉमन है। सेमल कॉटन यानी कि जो हम मुलायम गद्दा खरीदते हैं, गद्दे और तकिए, इनमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसके कारण भी लोगों को अस्थमा हो सकता है। और एक बहुत मुख्य कारण है, अगर घर में सीलन है या डैम्पिंग है, डैम्पिंग की वजह से फंगस ग्रो करता है, फंगस ग्रो करने के कारण भी अस्थमा हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि अस्थमा के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानें कि व्यक्ति को अस्थमा है या क्या है। तो अस्थमा के लक्षण, पहला लक्षण सांस फूलना, दूसरा लक्षण कफ बहुत आएगा, खांसी आती है, पेशेंट बताएगा कि मुझे सूखी खांसी आती रहती है। सीने में सीटी जैसी आवाज़ बजती है। सीटी जैसी आवाज़ क्यों बजती है? जब बलगम बहुत ज़्यादा यानी कि कफ बहुत ज़्यादा भर जाता है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज प्रॉपर नहीं हो पाता है, जगह एल्वियलस में जगह नहीं रहती है, तो बॉडी उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की कोशिश करती है, उसकी वजह से सोने में सीटी जैसी आवाज़ आती है। सीने में जकड़न, पेशेंट को हमेशा बोलेगा कि सीने में ऐसे लगता है जैसे किसी ने बांध रखा है या जकड़ रखा है। अब हम जानते हैं अस्थमा का इलाज कैसे कर सकते हैं। तो अस्थमा का इलाज, अगर एलर्जिक अस्थमा है तो बहुत सिंपल इलाज है, निदान परिवर्जन। आयुर्वेद में बताया गया है कि निदान का परिवर्जन कीजिए, यानी कि कारण होने वाले बीमारी के होने के कारण को ही अगर हम हटा दें तो बीमारी नहीं होगी। जैसे एलर्जिक है तो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, यानी कि पॉलन को अवॉइड करें, पेट्स को अवॉइड करें, इन्वायरमेंटल चेंज को अवॉइड करें, और जिस चीज़ से लगता है कि मुझे एलर्जी है उस चीज़ को अवॉइड करेंगे, उससे आप ठीक रह सकते हैं। दूसरा प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन करने के लिए अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, सीलन वाली जगह पे ना रहें, सेमल कॉटन के यूज़ से बचें। पेट्स, अगर आपको एलर्जी है तो पेट्स को से दूर रहें। आयुर्वेद में अस्थमा के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, इसको हम तमक श्वास के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तमक श्वास यानी कि अस्थमा। तमक श्वास एक कफ और वात के प्रकोप से होने वाली बीमारी है। कफ वात को कैसे ठीक करेंगे? आयुर्वेद में कफ के लिए कुछ कफ को निकालने वाली औषधियाँ हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। हम पंचकर्म के थ्रू कर सकते हैं, हम योगा आसन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हमें क्या करना चाहिए? जैसे सीतोपलादी चूर्ण यूज़ कर सकते हैं, कनकासव यूज़ कर सकते हैं, या च्यवनप्राश ले सकते हैं। अगर हम पंचकर्म चिकित्सा के बारे में बात करें तो चूँकि बीमारी ऊर्ध्वजत्रुगत है, यानी कि फेफड़े का है और कफ और वात का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो कफ को निकालना शरीर से ज़्यादा आवश्यक है। उसके लिए अगर पेशेंट वायबल है, यानी कि उसकी उम्र अच्छी है और कफ का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो हम वमन चिकित्सा कर सकते हैं, नस्य चिकित्सा कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अस्थमा के अटैक्स को कम भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। अस्थमा को ठीक करने के कुछ घरेलू उपाय हैं, जैसे
काली मिर्च का पाउडर लेंगे, वो आपके कफ के कर्तन का काम करता है, कफ को इमल्सिफाई करके बाहर निकालने का काम करता है। तो काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच शहद के साथ सुबह शाम लेने से हेल्प मिलती है। अस्थमा का अगर सीवियर अटैक है तो उस समय एक भगोने पानी में 4-5 तुलसी के पत्ते, 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च डालकर उसकी स्टीम देनी है, यानी कि भाप देनी है। भाप देने के साथ साथ उसको आधा चम्मच शहद के साथ मिलाकर दे सकते हैं। अगर हम योगासन के बारे में बात करें तो योगासन में हमें मुख्यतः प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। प्राणायाम में अनुलोम विलोम से हम अस्थमा को ठीक भी कर सकते हैं और अस्थमा के अटैक से भी बचा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के आयुर्वेदिक समाधान और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।